Hello students, I am Professor Neeta Fulchand Gaikwad. Welcome back in our free education channel English Master. So in today's lecture, I am going to teach you 2.2 the SOA brainstorming. This is from question number A1 to A8. So आज सारे क्वेश्चन जो है एक ही लेसन में हम कंप्लीट करेंगे, एक ही सेशन में कंप्लीट करेंगे. So चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा एंड लेट्स स्टार्ट फॉर टुडे सेशन. Number 1, question number A1, this is, there are a number of, let me take the pointer so it will easier for you to get it understand. So, there are a number of challenges a farmer in India faces. इसका मतलब है कि जो हमारे किसान हैं, जो खेती करते हैं इंडिया में, तो उनके सामने ढेर सारी समस्याएं हैं. Discuss with your friend how it is possible to improve the condition of farmers. तो अपने दोस्तों के साथ बातचीत करके आप इसके ऊपर कुछ उपाय निकालिएगा कि उनके जो चैलेंजेस फेस करते हैं, ठीक है, फार्मर्स जो मुसीबत में, उनके लिए आप किस तरह के उपाय निकाल सकते हो. तो यहाँ पे एक टेबल आपके क्वेश्चन जो है टेक्स्ट बुक में उसमें दिया है. इसी को हम यहाँ पर लर्न करेंगे. दैट इज फर्स्ट जो चैलेंज है दैट इज वाटर स्कैर्सिटी, यानी कि अगर पानी की कमतरता हो तो उसके लिए सॉल्यूशन क्या है रहेगा, दैट इज रेन वाटर हार्वेस्टिंग. रेन वाटर हार्वेस्टिंग से जो पानी बचता है तो उससे किसान को हेल्प मिलेगा जब पानी की कमी हो तब. नंबर 2 दैट इज क्रेडिट एंड इंडेप्टनेस, यानी कि जो कर्जा उनके ऊपर होता है. इसके लिए हम क्या कर सकते हैं, दैट इज इम्प्लीमेंट पॉलिसीज फॉर फार्मर्स इजियर बैंक बोरोइंग, यानी कि किसानों के लिए जो पॉलिसीज है अलग अलग जो कर्जे के मामले में उन्हें हेल्प कर सकती है, उसमें आप अच्छी पॉलिसीज निकाल कर उसको इम्प्लीमेंट कर सकते हैं, लागू कर सकते हैं. नंबर 3 लैंड इश्यूज, यानी कि अगर जमीन की कुछ समस्या है तो उसके लिए गवर्नमेंट इंटरवेंशन टू सपोर्ट पुअर फार्मर्स, तो गवर्नमेंट ने इसमें हेल्प करना चाहिए जो गरीब किसान है उनके लिए. नंबर 4 क्लाइमेटिक चेंजेस, यानी कि जैसे कि बीच में बारिश आ जाती है, फसलें खराब हो जाती है, तो इसके लिए सॉल्यूशन क्या है, दैट इज एजुकेशन एंड अवेयरनेस अमंग फार्मर्स टू टेक इंश्योरेंस फॉर पुअर हेल्थ ड्यू टू नेचुरल कैलेमिटीज, यानी कि किसानों को ये बात पता होनी चाहिए कि जो वो खेती कर रहे हैं, खेती में जो भी फसल उगा रहे हैं उसके लिए उन्हें क्या करना चाहिए कि इंश्योरेंस निकालना चाहिए. सेकेंड क्या करना चाहिए, पब्लिक पॉलिसीज टू इम्प्रूव एनवायरमेंट एंड स्टॉप डिस्ट्रक्शन ऑफ फॉरेस्ट स्पेसेस फॉर इंडस्ट्रीज. लोगों को भी कुछ अच्छी पॉलिसीज लोगों के लिए भी बनाओ जिससे कि जो पर्यावरण की जो हानि हो रही है वो कहीं ना कहीं कम हो जाए. नंबर 5 सोशल ग्रुप्स, सामाजिक समस्या, इसमें क्या कर सकते हैं, दैट इज फॉर्मेशन ऑफ अप्रोप्रिएट सोशल ग्रुप टू गेट इंफॉर्मेशन अबाउट गवर्नमेंट पॉलिसीज, बेस्ट सीड्स, बेस्ट मार्केट प्राइसेस एक्सेट्रा, यानी कि किसानों के लिए अलग अलग एक सोशल ग्रुप, सामाजिक एक ग्रुप बना सकते हैं जिनसे कि आप फाइंड आउट कर सकते हो डिफरेंट काइंड्स ऑफ जो गवर्नमेंट की पॉलिसीज है, यानी कि अच्छी जो बीज है वो उनको कहाँ से मिले, अच्छा मार्केट प्राइस उनको कहाँ से मिले. इसके लिए लैक ऑफ एडवांस टेक्नोलॉजी, लेटेस्ट डेवलपमेंट इन एग्रीटेक मस्ट बी ब्रॉट, यानी कि लैक ऑफ एडवांस टेक्नोलॉजी, यानी कि जो टेक्निक्स यूज किए जाते हैं बाहर देशों में, जो खेती के लिए टेक्निक्स यूज किए जाते हैं, तो भारत में कहीं ना कहीं ये समस्या दिखाई देती है. तो इसके लिए क्या करेंगे, लेटेस्ट डेवलपमेंट इन एग्रीटेक मस्ट बी ब्रॉट टू फार्मर्स कोऑप्स स्पेशली फॉर कोल्ड स्टोरेज, ट्रांसपोर्ट, marketing, value addition and preserving technology for perishable produce, यानी कि जो भी खेती में वो फसलें उगाते हैं तो उसके लिए कोल्ड स्टोरेज, यानी कि ज्यादा दिनों तक वो अनाज उनका अच्छा रहे, इसलिए ट्रांसपोर्ट की फैसिलिटी उनके लिए उपलब्ध कराई जाए, मार्केटिंग अच्छी हो जाए, वैल्यू एडिशन, इस तरह के अलग अलग जो उपाय हैं उन पर हम कर सकते हैं. नंबर 7 डाइवर्सिफिकेशन, इस पे क्या कर सकते हैं बच्चों, दैट इज एजुकेशन ऑफ फार्मर्स टू ग्रो अ वैरायटी ऑफ क्रॉप्स सुटेड टू द लोकल कंडीशंस और मार्केट डिमांड्स, यानी कि डाइवर्सिफिकेशन का मतलब होता है कि एक ही फसल नहीं लेना है, अलग अलग फसलें आप लेते जाओ, उसमें भी कुछ अलगता भिन्नता आप लेके आओ जो आपको मार्केट में अच्छी कीमत दिला सकता है. नंबर 8 मार्केट रिस्क, यानी कभी मार्केट कम होता है कभी ज्यादा होता है, तो इसके लिए सपोर्ट प्राइस, यानी कि एमएसपी, वैल्यू एडिशन, इक्विपमेंट एंड नो हाउ फॉर कोल्ड स्टोरेज, फूड प्रोसेसिंग टेक्नोलॉजी मस्ट बी प्रोवाइडेड टू इंस्टिल कॉन्फिडेंस इन फार्मर्स, यानी कि अलग अलग तकनीक की सहायता से हम किसानों को हेल्प कर सकते हैं. नंबर 9 सॉइल
डिटोरिएशन और डिप्लेशन, यानी कि मृदा का जो हम बोलते हैं ना, मृदा का जो लेवल है, अच्छी मृदा जो होती है वो दिन ब दिन कम होती जा रही है। तो उसके लिए स्प्रेडिंग अवेयरनेस एंड इनकाउंटरिंग क्रॉप रोटेशन, यूजिंग ऑर्गेनिक मैन्योर, यानी कि जो रासायनिक जो केमिकल के जो पेस्टिसाइड्स वगैरह होते हैं उनके अलावा आप ऑर्गेनिक यूज कीजिएगा, पेस्टिसाइड्स हो, प्रिवेंशन ऑफ सॉइल इरोजन एंड हाउ फॉलो सस्टेनेबल प्रैक्टिस। नंबर 10, नेचुरल कैलामिटीज लाइक ड्राफ्ट, फ्लड, साइक्लोन। ड्राफ्ट यानी क्या होता है कि पानी की समस्या हो जाती है, फ्लड्स में पानी ज्यादा हो जाता है, साइक्लोन में आंधी आ जाती है। सो इसके लिए क्या सॉल्यूशन है, दैट इज गवर्नमेंट इनिशिएटिव टू rehabilitate and revive lost property, provide monetary and material support to re-establish agriculture in affected areas। गवर्नमेंट को इसमें किसानों के लिए अलग अलग फैसिलिटीज से उनको अलग अलग जो योजनाएं हैं उनसे किसानों को हेल्प करने की कोशिश करनी चाहिए। सो दिस इज द आंसर फॉर क्वेश्चन नंबर A1। नाउ लेट्स चेक क्वेश्चन नंबर A2। द पोएट हैज ऑब्जर्व्ड द सोअर क्लोजली, यानी कि जो हमारे पोएट है उन्होंने जो सोअर है उनको बहुत ही करीब से देखा है। एक्सप्रेस इन योर ओन वर्ड्स द रेवरेंस द पोएट हैज फॉर द सोअर, यानी कि जो हमारे कवि है उनके मन में जो फार्मर है उनके प्रति क्या है ये आपको बताना है। तो आंसर में यहाँ में दिया मैंने, दैट इज द पोएट ऑब्जर्व्स दैट द ओल्ड फार्मर इज स्टिल एट वर्क एट डस्क। He does not end his work just because it is twilight or because others may have ended their working day। यानी कि दिन भर के काम का समय जो होता है वो खत्म हो चुका है, लेकिन फिर भी किसान खेती में अब कष्ट कर रहा है, वहां पे काम कर रहा है। She feels wonder and respect, तो इसके लिए उनके मन में बहुत ही आश्चर्य और एक जो रिस्पेक्ट है वो आ गई है। यानी कि I feel a thrill का मतलब है कि बहुत सामने वाले के लिए हमारे मन में इज्जत बढ़ना। At his dark shape, alone in the field, looming over his land, he dutifully plods up and down, sowing as she is lost in thought। म्यूजाई, म्यूजाई का मतलब कि जो वो किसान है कि इस उम्र में भी इस तरह से मेहनत का वो काम कर रहे हैं, इतना जो समय हो गया है, रात का समय आ चुका है, फिर भी वो काम कर रहे हैं, देख के जो हमारे पोएट है वो ख्यालों में खो चुके हैं। She is awe at his diligence, for he works alone in order that many may eat, यानी कि लोगों का पेट भर सके, इसलिए ये जो हमारा किसान है खेती में दिन रात काम कर रहा है। So this is the answer for this question. Now let's check the answer for question number A3. The poet is prompted to call the sower to get a personality, which means one who has reached the highest position in his workplace. Explain this using the following points. यानी कि यहाँ पर आपको ये समझ में आना चाहिए कि the poet is prompted to call the sower, यानी कि पोएट बता रहे हैं कि हमारे जो सोअर है उनकी जो पर्सनैलिटी है, which means one who has reached the highest position in his workplace। अभी आपको जो पॉइंट्स दिए हैं डिफरेंट उनको एक्सप्लेन करना है। सो यहाँ पे आंसर पे फर्स्ट पॉइंट है, दैट इज हार्ड वर्क। द फार्मर हैज टू लेबर एवरी डे फ्रॉम सन अप टू सनडाउन, यानी कि सूरज से निकलने से पहले और सूरज डूबने तक उनको कष्ट का ये जो हार्ड वर्क है ये खेती में करना पड़ता है। प्रिपेयरिंग द लैंड, खेती का यानी कि जमीन जो है वो तैयार करनी पड़ती है, सोइंग के लिए, वीडिंग के लिए, फर्टिलाइजिंग के लिए, इरिगेशन के लिए, फेंडिंग ऑफ पेस्टाइल्स के लिए, पोचर्स, स्ट्रे एनिमल्स, कॉन्स्टेंटली फियरिंग बैड वेदर, प्रेइंग फॉर रेन एंड शाइन एट द right stage for his fields of standing crops, and if all goes well he may be able to harvest it. He must again get a good price for his toils to eke out a livelihood. So this is the hard work the farmer is doing in the farm to produce the meal for others. Then perseverance के लिए हम क्या लिखेंगे, that is the farmer in the course of thing encounters many adversities, too much rain or too little, यानी देखिएगा perseverance करना यानी कि संवर्धन करना, हम उसे बोलते हैं too much rain or too little, wild winds or animals, sickness of the plants or his family are threats, यानी अलग अलग प्रकार की जो एक थ्रेट्स यानी क्या कि डर लगा हुआ होता है
कि जो एनिमल्स है वो आके फसल खा ना ले, या फिर जो फसल आ रही है उसमें कीड़ ना लग जाए, इस तरह के अलग अलग थ्रेट्स उनके दिमाग में होते हैं। अबव ऑल दिस नेवर एंडिंग अटेंशन एंड वर्क डिमांडेड बाय फार्मिंग एज एन ऑक्यूपेशन रिक्वायर्स इनॉर्मस डिटर्मिनेशन, यानी कि ये सब दुविधाएं होते हुए भी उन्हें अपना काम करते ही रहना है। इसके लिए उनमें एक अलग प्रकार का डिटर्मिनेशन, दृढ़ निश्चय रहता है। He preserves nevertheless tending to the land so that its bounty will feed not his family alone but his fellow man too, यानी कि सिर्फ खुद का पेट वो नहीं भरने वाला है, तो बहुत सारे लोग वो उस खेती पे अपना पेट भरने वाले हैं। The inner courage to face the difficulties and challenges and the determination due to hard labor shows the farmer's perseverance, यानी कि जो एक अंतर मन की जो एक शक्ति होती है वो हमारे किसान में है, इसलिए वो इतनी अच्छी तरह से काम कर पा रहा है। डेडिकेशन, यानी कि एक काम के प्रति आप कितना योगदान देते हैं। ओनली द फार्मर हु इज डेडिकेटेड टू वर्क ऑन हिज बिलव्ड लैंड कैन फेस द मल्टीपल चैलेंजेस, यानी कि जो भी काम करता है इंसान उसके सामने ढेर सारी समस्याएं होती है। ही मस्ट लव द लैंड, उसको अपनी जो जमीन है बहुत प्यारी है। द लेबर एंड consider the harvest his reward. For an onlooker, it might be frightening to think of so many things that could bring ruin. It is easier to leave this to someone else and buy the supply of food one needs, but only the dedicated son of the earth will give his sweat and blood to nurture the earth season after season, year after year. Difficulties आती है तो हम अपना कोई लोग बीच में ही काम छोड़ देते हैं, लेकिन he is the one man, he is the one person जो खेती में अपना पूरा योगदान दे रहे हैं सालों साल, और इस तरह से विथ फुल डेडिकेशन ही इज ग्रोइंग द फार्म। सो इस तरह से कुछ ये आंसर हमारा हो चुका है। A4 में जो 1 है दैट इज पिक आउट द एग्जांपल्स ऑफ एलिटरेशन फ्रॉम द पोएम एंड राइट देम डाउन। सो मैंने फिगर्स ऑफ स्पीच का एक अलग से लेसन ऑलरेडी बनाया हुआ है लेक्चर, वो आप देख लेना। यहाँ पे एग्जाम्पल हमने लिया है, बट सोवर लिंग स्टील ओल्ड इन रैग्स ही पेशेंट स्टैंड्स। यहाँ पे देखिएगा एस सोवर, स्टील का शुरुआती का जो साउंड है दैट इज एस स्टिल, यहाँ पे भी एस एज इन स्टैंड्स। सो यस, ये जो वर्ड है, ये जो साउंड है 3 बार आ चुका है बिगिनिंग ऑफ द वर्ड। So the repetition of S sound, this called alliteration, repetition of a particular letter or sound. Okay बच्चों। Number 2 एग्जाम्पल हमने लिया है darkness deepens fades the light. D और D, 2 बार D यहाँ पर आ गया है darkness और deepens में, यहाँ पे repetition of D sound हो चुका है। तो ध्यान में रखिएगा alliteration में जो repetition है कम से कम 2 और ज्यादा से ज्यादा कितनी बार भी हो सकता है, लेकिन अगर एक बार आया तो आप उसको alliteration ये फिगर ऑफ स्पीच नहीं कह सकते। ये भी रूल ध्यान में रखिएगा। Number 3, from his hands the precious grain, repetition of H sound like his, यहाँ पे भी H आ गया, hands यहाँ पे भी H आ गया, ठीक है। So H, this letter or this sound is repeated for 2 times in the given line. So आपको समझ में आया होगा, alliteration means the repetition of a particular letter or sound minimum 2 times और maximum कितनी भी बार आ सकता है। A4 में जो सेकेंड आया that seems to touch the starry skies, the poet has used word imagery जो करके एक alliteration है यहाँ पे figure of speech यूज किया है। Describe the idea and pick out the other similar example from the poem. So let me explain you what is imagery. Imagery is descriptive language for the reader to better imagine the work of the poet, यानी कि जो भी पोएट ने पोएम थ्रू आपको बताने की कोशिश की है वो अच्छी तरह से आपको समझ में आ जाए, इसलिए जो लैंग्वेज यूज किया जाता है उसे कहते हैं इमेजरी। इमेजरी draws on the 5 senses like namely taste, touch, sight, smell and sound and also adds symbolism to the work. Seems to touch the starry sky, ये जो लाइन यहाँ पे आ चुका है that is the poet creates an image of a huge figure. To the poet यानी कि starry sky, sky यानी कि जो है sky उसका कुछ लिमिट नहीं है। So यहाँ पे poet ने क्या किया है, एक image यूज किया है for a huge figure. To the poet, the farmer's position in society is very important. यानी कि फार्मर की पोजीशन तो सोसाइटी में बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ही इज इररिप्लेसेबल, उसे कोई भी रिप्लेस नहीं कर सकता। ही टॉयल्स टू फीड हिमसेल्फ एज वेल एज हिज फेलोज, यानी कि जो खेती करते हैं, खेती में जो काम करते हैं खुद के लिए और खुद के साथ साथ लोगों के लिए भी करते हैं। Although they often do not acknowledge him and his sacrifices, लेकिन फिर भी वो कभी भी इस बात का क्रेडिट नहीं लेते हैं। And a farmer is a giant among the members of society. So उनका स्थान सबसे ऊंचे पद पर है
समाज में। सो यहाँ पे ये बताने का प्रयास किया है। A5 में अभी हम फर्स्ट देखेंगे, दैट इज राइट एन अप्रिसिएशन ऑफ द पोएम कंसिडरिंग द फॉलोइंग पॉइंट्स। तो बच्चों देखिएगा, आपको एग्जाम में अप्रिसिएशन ऑफ द पोएम, ये जो क्वेश्चन है 4 मार्क्स के लिए आता है। 4 मार्क्स के लिए आता है, और ये आपको फाइनल का जो आपका एग्जाम होने वाला है, या फिर अभी जो सेकंड थर्ड यूनिट टेस्ट होने वाले, उसमें भी आ सकता है। तो इसका अच्छे से पढ़ाई कीजिएगा। दैट इज अबाउट द पोएम, पोएट और टाइटल। द फर्स्ट आपको पॉइंट दिया है, तो ये आपको एक्सप्लेन करना है। द पोएम द स्टोर इज अ डिस्क्रिप्शन ऑफ अ लोन फार्मर, या फिर अ लोन, ये थोड़े स्पेस आ गया है, तो इसको आप एक ही वर्ड में लीजिएगा, ALONE, यानी कि एक अकेला फार्मर जो है उसका एक डिस्क्रिप्शन यहाँ पे आया है हमारे द सोर पोएम में। टॉयलिंग इन हिज फील्ड्स, वो खेती में काम करता है। एज द पोएट वॉचेस, जब भी कवि उन्हें देखता है। इवन आफ्टर सनडाउन, यानी कि सूरज के ढलने के बाद भी। तोरू दत्ता इन हर ट्रांसलेशन ऑफ विक्टर ह्यूगोस पोएम स्पीक्स इन प्रेज ऑफ हिज डेडिकेशन। सो इस तरह से कुछ ये आपने पोएम, पोएट और टाइटल के बारे में एक्सप्लेनेशन यहाँ पे दिया है। थीम, दैट इज द पोएम इज अ वन अराउंड the theme of the farmer surveying his land, taking upon himself the hard work to till it, and plodding on into the night even after the day is done. He seeks neither help nor company but does what needs doing. So theme आपको पता होनी चाहिए, that is ये पूरा का पूरा जो poem है, it is moving around only to the farmer, यानी कि हमारे जो farmer हैं, ठीक है, किसान हैं, उसी के आजू बाजू में पूरी कविता घूम रही है। Poetic devices, languages और style में हम लिखेंगे, the poet has used devices like alliteration, imagery and symbolism to create the scene in the reader's mind. The rhyme scheme जो है यहाँ पे आपको लिखनी है, that is AB, providing a pleasing rhythm to read aloud. This is the most important line, इसे आप learn कीजिएगा। The language comprises words used in a manner to create a commanding figures of the farmer in order to emphasize the importance of his occupation and the toil it entails. Black and high heat silhouette dominates, symbolizing a huge figure against the sky. देखिए बच्चों, this is also the most important second line in this para. Marches he along, I see him stride, a confident figure in charge. So इस तरह से कुछ नंबर 3 जो है यहाँ पे एक्सप्लेन किया है। Now let's check number 4. Point number 4, special features, novelties or focusing elements. So there is emphasis on 2 aspects. Number 1, hard work which the farmer performs uncomplainingly day and night, यानी रात दिन वो without any complaint के अपना काम कर रहा है। उसका एग्जाम्पल यहाँ पे दे, लाइक सोर लिंगर्स टू सो द टास्क, मार्चेस ही, इससे हमें पता चलता है कि वो रात दिन पूरी ईमानदारी से काम कर रहा है। नंबर 2, द अदर एस्पेक्ट इज द विविड डिस्क्रिप्शन ऑफ द डस्ट, द सेटिंग सन एंड द फिगर अगेंस्ट द सनसेट, यानी कि सूरज के उगने से लेके सूरज के डूबने तक पूरा यहाँ पे एक डिस्क्रिप्शन है आया हुआ है। सनलाइट आई सी डाइंग फास्ट, ट्विलाइट डार्कनेस डीपन्स, हिट silhouette dominates, ये सारी चीजें क्या बताती है, दैट देयर इज यूज ऑफ पोएटिक लैंग्वेज एडिंग टू द नोवेल्टी एंड ब्यूटी, दिस इज नॉट द ऑर्डिनरी लैंग्वेज। तो ये पोएटिक लैंग्वेज इतनी अच्छे से यूज की है कि जो पढ़ने वाले हैं रीडर्स, उनको भी बहुत ही अच्छे से ये वर्ड समझ में आ रहे हैं। वेल नाई, माइन आईज, ही पेशेंट स्टैंड्स, म्यूज, आई, in several lines. Some words are in a different order from what is used normally, like few rows deep, marches along, fades the light. यहाँ पे देखिएगा जो different kinds of words poet ने use किए पोएम में, उससे वो बताना चाह रहा है कि what the rich language he has used for the poet. Inversion as the poetic device adds effect. Number 5 आपको लिखना है values messages, like the poem gives a very important message, बहुत ही महत्वपूर्ण मैसेज आता है, लाइक इट ब्रिंग्स इनटू फोकस द इम्पोर्टेंस ऑफ द फार्मर एंड हिज अनरिकॉग्नाइज्ड सर्विस टू सोसाइटी। दिस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट लाइन बच्चों, ये आपको लिखना ही होगा वैल्यू मैसेज में। हाउएवर मच मनी वन में possess, one cannot eat the money, यानी कि पैसा तो बहुत कमाया जा सकता है लेकिन खा नहीं सकते, खाने के लिए आपको क्या चाहिए, फूड ही चाहिए। सो वन नीड्स अ फार्मर फॉर वंस वेरी सर्वाइवल, सो किसानों की जरूरत बहुत ही अहमियत की है। नंबर 6, योर ओपिनियन अबाउट द पोएम, पोएम के बारे में आपको ओपिनियन आपको बताना है। यू नीड टू राइट द ओपिनियन इन योर ओन लैंग्वेज, लाइक द पोएम इज इफेक्टिव इन क्रिएटिंग अ पॉजिटिव रिस्पेक्टफुल पिक्चर ऑफ द फार्मर, इट्स सिंपल लाइफ एंड stoicism it's in the way the poet describes his actions, like this। आपको कुछ इस तरह से appreciation लिखना है for 4 marks। Number 5,
नंबर A5 में जो सेकंड आया है, राइट समरी ऑफ द पोएम यूजिंग द फॉलोइंग पॉइंट। समरी जैसे लिखनी है विद द फर्स्ट पॉइंट लाइक टाइटल, द पोएट तोरू दत्ता इज सिटिंग इन द पोर्च ऑफ हर हाउस वाचिंग द सनसेट। In the fading twilight, she sees a farmer, the sower, still working late. उसके बाद सेकेंड पॉइंट है इंट्रोडक्टरी पैराग्राफ। दिस इज अबाउट द पोएम टाइप, नेचर, टोन। इट इज अ डिस्क्रिप्टिव पोएम अबाउट द सराउंडिंग्स as well as what the poet perceives about the central character and her views on him. It is enhanced by imagery and symbolism. It comprises 20 lines in ABAB rhyme scheme and is not divided into stanzas. So कुछ appreciation के points यहाँ पे लिए हैं, तो जब आप appreciation करते हो तो parallelly आप summary भी कीजिएगा। तो दोनों में से कोई भी question अगर आता है, so you will get an out of points with this answers. Like number 3 main body में central idea gist of the poem लिखना है। The farmer himself is an old man in rags, showing his poverty in spite of his labors. It brings to mind those who don't do a fraction of his work and live in lavish comfort. This perhaps is intentional by the poet to focus on the thankless position of the most important contributor to society. उसके बाद conclusion में आपका आता है opinion, views and appeal. Like the poem will appeal to the hearts of those who respect the farmers, who live close to nature and make an occupation of providing food. It will evoke respect for those who haven't grasped the vital nature of the farmer in society. It is a simple and beautiful poem praising the father of the people. He provides the bread. So कुछ इस तरह से आपको आंसर लिखना है। अभी A5 में जो थर्ड आया है, लाइक कंपोज अ पोएम ऑन अ फार्मर इन 4 to 6 लाइन्स, कंटिन्यूएशन ऑफ द फॉलोइंग। लाइक यहाँ पे देखिए जो रेड कलर में दिया है ये आपको क्वेश्चन पेपर में प्रिंट हुआ आता है, लेकिन यहाँ पे जो मैंने ब्लू कलर में दिया है वो लाइंस खाली होती है। सो यू नीड टू फिल दैट लाइंस। लाइक ही स्वेट्स, आगे क्या लिखना है, इन द हेड्स ऑफ द मिड डे ब्लेज। ही डज नॉट फ्रेट, के आगे लिखना है इफ इट फॉरगेट्स टू रेन। ही सोज एंड प्लॉ ओवर ईयर्स एंड डेज, टू द सॉइल ही बोज हिज मदर द फ्यूरड प्लेन। कुछ इस तरह से आपको 4 लाइंस का जो पोएम है वो यहाँ पे बनाना है। यू विल गेट 2 मार्क्स फॉर दिस। A6 हम पढ़ेंगे, दैट इज इमेजिन दैट यू आर अ फार्मर फ्रॉम अ ड्राफ्ट एरिया, राइट अ लेटर टू अ न्यूज़पेपर एडिटर, डिस्कस द प्रॉब्लम्स एंड सजेस्ट पॉसिबल सॉल्यूशन। आपको लेटर लिखना है न्यूज़पेपर एडिटर को कि आपके यहाँ पे जो का सिचुएशन चल रहा है, पानी की जो समस्या आ रही है, तो उसके लिए आपको जो भी कुछ बताना है, यू जस्ट नीड टू राइट डाउन थ्रू द लेटर। सो लेटर लिखते समय द न्यू रूल जो आपको पता होना चाहिए कि पूरा का जो पूरा लेटर है राइट साइड में ही लिखना है, लेफ्ट साइड में ही लिखना है, राइट साइड में आपको कुछ नहीं लिखना है। दिस इज द लेफ्ट साइड और दिस इज द राइट साइड, ठीक है। सो आपको लेफ्ट साइड राइट साइड में कुछ भी नहीं लिखना है। एवरीथिंग यू नीड टू स्टार्ट फ्रॉम द left side only. So this is Rajesh Shinde, Lakshmi Niwas, Latur 41352017 June 2019. यहाँ पे हमने एड्रेस लिखा जो खत लिख रहा है। टू whom the editor, the new day, 6 Tilak Road, Marine Lines, Mumbai 41234501 महाराष्ट्र। ठीक है, इस तरह से कुछ। The draft-ridden farmer, dear sir, this is to bring to the limelight the condition of the farmer in the several draft-ridden districts of Maharashtra through your respected newspaper. This is the 3rd consecutive year that has gone by without rains. No sowing has taken place 6 growing seasons. The farmers are staring at starvation and many children are sick with malnutrition. Related illnesses. Though this is a natural calamity, it is partly man-made. Steps need to be taken immediately to help. Then आपको कुछ इस तरह से लेटर लिखना है। That I have suggestions for long term and short term. Need to term measures would be to gather the distressed farmers and their families into areas with food and basic necessities provided for such time as their physical and mental health is safe. They are landowners who have themselves lived not only with dignity but also fed the country's population. They need support urgently in this hour of crisis. कुछ इस तरह से आपको लेटर की शुरुआत करनी है। If and when the rains arrive, there should be water harvesting and conservation methods undertaken. The necessary infrastructure and education of farmers should be started in the meantime. Afforestation is needed to replace the ecosystem destroyed by excessive tree cutting that has occurred in this
areas. The government authorities at several levels have to take place action for surveying, planning and carrying out these steps, or at least take some steps to save the farmers from ruin. Farmer suicides are happening regularly and it should not be allowed to happen in this instance. I hope the authorities concerned will take action at the earliest and save the sons of the soil. Thanking you, yours truly, Rajesh Shinde. So देखिए बच्चों, कुछ इस तरह से मैंने आपको ये लेटर पढ़ के सुनाया है. आई एम नॉट गोइंग टू एक्सप्लेन यू लेटर का सिंगल लाइन, क्योंकि ये थोड़ा अपनी खुद से प्रैक्टिस करना चाहिए कि हर एक चीज अगर मैं आपको एक्सप्लेन करती बैठूंगी तो आप जो क्लास 5 से लेटर राइटिंग के प्रैक्टिस कर रहे हैं तो उसका कुछ उपयोग नहीं होगा. सो यू नीड टू थिंक अबाउट इट, ट्राई टू गेट इट, अंडरस्टैंड व्हाट इज यहाँ पे लिखा हुआ है. A7 यहाँ पे देखिए बच्चों, एग्रीकल्चर इज द प्रिंसिपल ऑक्यूपेशन इन महाराष्ट्र एंड इट हैज मेनी करियर अपॉर्चुनिटीज. जैसे कि एग्रीकल्चर में बहुत सारी करियर अपॉर्चुनिटीज है, लाइक एग्रीकल्चरल कॉरेस्पोंडेंट, मार्केटिंग कम्युनिकेशन मैनेजर, एग्रीकल्चरल पॉलिसी एनालिस्ट, फार्म मैनेजमेंट, सॉइल कंजर्वेशनिस्ट, साइंटिस्ट. कृषि विज्ञान केंद्र में साइंटिस्ट का रोल आप कर सकते हो, मशीन डिजाइन इंजीनियर, जूलॉजिस्ट, वेटेरियन, फूड माइक्रोबायोलॉजिस्ट, हॉर्टिकल्चरिस्ट, एग्रीकल्चरल इकोनॉमिक्स. सो दीज आर द वेरियस kinds of career opportunities which you have. तो आपको क्या करना है इनमें, write in brief about the various career opportunities given above. You can collect the information from the following universities. तो आप इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी खड़गपुर, देन महात्मा फुले कृषि विद्यापीठ जो पुणे में है, एंड डॉक्टर पंजाबराव देशमुख कृषि विद्यापीठ जो अकोला में है, यहाँ से नेसेसरी इंफॉर्मेशन कलेक्ट कर सकते हो. तो आई डोंट थिंक सो कि आप वहां पे जाके इंफॉर्मेशन कलेक्ट कर पाओगे, लेकिन आपके लिए मैंने इजी कर दिया है. दैट इज आई हैव given you some information about some topics like agricultural correspondent के बारे में आपको बताती हूँ. What is this? An agricultural correspondent covers all the events, articles of interest and stories which are relevant to farmers. यानी कि किसानों के लिए जितने भी जो भी इवेंट्स होते हैं, जो आर्टिकल्स ऑफ इंटरेस्ट है, जितने भी स्टोरीज है, वो सबका जो काम है कौन करता है? एग्रीकल्चरल कॉरेस्पोंडेंट. तो वो क्या करता है? राइट्स आर्टिकल्स फॉर न्यूज़पेपर एंड मैगजीन्स और टेलीविजन अबाउट. सो इसमें वो क्या क्या इंफॉर्मेशन देता है, लाइक फर्टिलाइजर, सीड्स, इरिगेशन, डिजीज आउटब्रेक्स, वेदर रिपोर्ट्स एंड पैटर्न्स, लेबर इश्यूज. सो ये सब काम ये रोल में करने पड़ते हैं. यहाँ पे दूसरा है दैट इज मार्केटिंग कम्युनिकेशन मैनेजर. तो इसमें आपको मार्केटिंग कम्युनिकेशन मैनेजर में तो बहुत सारा आइडिया आया होगा, लेकिन लेट मी एक्सप्लेन द मार्केटिंग कम्युनिकेशन मैनेजर. इन दिस रोल इज रिस्पॉन्सिबल फॉर क्रिएटिंग एंड इम्प्लीमेंटिंग प्लान्स टू इंक्रीज मार्केट शेयर. यानी कि these are the two things which are, अगर आप ये 2 पॉइंट्स पे आप एक्सप्लेन कर देते हो सो यू विल गेट एन आउट ऑफ मार्क्स. नंबर A8, दिस इज द प्रोजेक्ट. विजिट योर कॉलेज लाइब्रेरी और यूज द वेब इंफॉर्मेशन ऑन ग्रीन रेवोल्यूशन एंड व्हाइट रेवोल्यूशन इन योर कंट्री. सो देखिएगा, आप सभी को आपने जियोग्राफी में पढ़ा होगा ग्रीन रेवोल्यूशन क्या है और व्हाइट रेवोल्यूशन क्या है, तो इसके बारे में थोड़ा इन्फॉर्मेशन आपको लिखना है. सो ये सवाल का जो जवाब है, लाइक ग्रीन रेवोल्यूशन, इस तरह से आपने हेडिंग देना है और इसके बारे में सम इन्फॉर्मेशन. ओवर हियर इज Green Revolution was the introduction of modern agricultural methods to industrialize the agricultural sector. This was done by introducing high-yielding variety (HYV) seeds, laying emphasis on food grains such as wheat and rice. तो देखिएगा कि ये जो Green Revolution हुआ था, तो इसमें जो food grains हैं, उनकी जो seeds है, food के जो seeds है, food grain के seeds, so उनका जो एक अलग प्रकार का इंट्रोडक्शन हुआ था, लाइक व्हीट एंड राइस का है. देन द इंट्रोडक्शन ऑफ मशीनरी लाइक ड्रिल्स, ट्रैक्टर्स एक्सेट्रा, एंड द अवेलेबिलिटी ऑफ फर्टिलाइजर्स एंड पेस्टिसाइड्स जो स्टार्ट हुआ था, इट स्टार्टेड इन द ईयर 1965. सो इसके जो फायदे हुए थे, एडवांटेजेस ऑफ ग्रीन रेवोल्यूशन, लाइक इट में बी हेल्पिंग टू रिड्यूस द नंबर ऑफ ग्रीन हाउस गैस एमिशन का जो इशू था वो कम होने में उसकी मदद हुई. नंबर 2, इट अलाउज अस टू प्रोड्यूस मोर फूड देन ट्रेडिशनल ग्रोइंग मेथड्स. उसके बाद इट प्रोवाइड्स अस विद कंसिस्टेंट यील्ड्स ड्यूरिंग अनकोऑपरेटिव सीजन्स, यानी कि सीजन के अलावा भी आप प्रोडक्शन ले सकते हो. नंबर 4, इट कॉजेज अ रिडक्शन इन फूड प्राइसेस फॉर द ग्लोबल इकोनॉमी. एंड नंबर 5, इट हैज रिड्यूस्ड द इश्यूज ऑफ डिफॉरेस्टेशन ऑन आवर प्लैनेट. सो ये कुछ जो है इसके फायदे हैं, लेकिन फायदे के साथ साथ डिसएडवांटेजेस भी आते हैं, तो वो भी आपने लिखने हैं. लाइक डिसएडवांटेजेस ऑफ द ग्रीन रेवोल्यूशन. नंबर 1, इट क्रिएटेड अ लैक ऑफ बायोडाइवर्सिटी इन द ग्लोबल क्रॉपलैंड स्ट्रक्चर्स. उसके बाद नंबर 2, इट कैन बी वाइप्ड आउट विथ वन डिवास्टेटिंग डिसीज.
इससे बीमारियां भी आ रही है। नंबर 3, इट रिड्यूसेस द क्वालिटी ऑफ द सॉइल यूज्ड फॉर ग्रोइंग क्रॉप्स, यानी कि सॉइल की जो क्वालिटी है वो भी कम कम होती जा रही है। उसके बाद इट रिक्वायर्स द यूज ऑफ नॉन सस्टेनेबल एग्रीकल्चरल मेथड्स। एंड नंबर 5, इट क्रिएट्स हेल्थ इंपैक्ट्स दैट वी मस्ट कंसिडर विद इट्स प्रैक्टिसेस। सो इसके कुछ डिसएडवांटेजेस भी है जो आपको लिखने हैं। उसके बाद व्हाइट रेवोल्यूशन के बारे में लिखेंगे। व्हाइट रेवोल्यूशन, also known as Operation Flood, was a program that was started by the National Dairy Development Board (NDDB) ने शुरुआत की थी with a view to making India the largest producer of milk in the world. This was, इसे हम धवल क्रांति के नाम से जानते हैं. This was done by connecting the main milk sheds of the country to the metro cities, increasing the number of milk sheds, setting up new dairies and enabling dairy cooperative to strengthen infrastructure. जैसे कि अमूल का आपने देखा कि बहुत बड़ा एक सेटअप है, तो उससे पूरे देश भर में अमूल का दूध वितरित किया जाता है. द अडॉप्शन ऑफ द 3-tier अमूल मॉडल वाज द की टू द सक्सेस ऑफ द व्हाइट रेवोल्यूशन. तो देखिए इसके फायदे क्या हुए, एडवांटेजेस ऑफ द व्हाइट रेवोल्यूशन. नंबर 1, इंक्रीज इन द सस्टेनेबल प्रोडक्शन ऑफ मिल्क. उसके बाद है इंक्रीज इन द क्वालिटी ऑफ मिल्क गुड्स. और थर्ड वाला है अवेलेबिलिटी ऑफ द मिल्क प्रोडक्ट्स इन द अर्बन एंड रूरल एरियाज, यानी कि सिटी में, गांव में भी आपको दूध के प्रोडक्ट्स मिल सकते हैं. डिसएडवांटेज क्या हुआ इसका, दैट इज इंपोर्ट ऑफ फॉरेन ब्रीड्स लैक इन द यूज ऑफ लोकल ब्रीड्स, यानी कि बाहर से जो संकरित जो गायें हैं, भैंस है, उनको बाहर देश से यहाँ पे लाया, तो जो लोकल है उनका क्या हुआ, उनका जो एक वेटेज था वो कम होने लगा. नंबर 2, इंपोर्ट ऑफ द फॉरेन फीड दैट कैन नॉट बी प्रोड्यूस्ड इन इंडिया. उन जानवरों के लिए, उन कैटल्स के लिए जो खाना आता है, ठीक है, वो जो चारा आता है वो बाहर से मंगाने लगे. नंबर 3, इग्नोरेंस ऑफ द रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑफ द एग्रीकल्चरल सेक्टर ऑफ द कंट्री. जो रिसर्च और डेवलपमेंट का जो है काम, वो कहीं पे तो थोड़ा बहुत कम होने लगा. सो दीज आर सम क्वेश्चंस. क्वेश्चन नंबर A1 to 8 मैंने एक्सप्लेन करने का प्रयास किया. जितना भी प्यार और सपोर्ट आप सबका हमारे चैनल को मिल रहा है, उसके लिए थैंक्स अ लॉट. और इसी तरह से चैनल के साथ बने रहिएगा. जल्दी मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में. उसमें हम ब्रेनस्टॉर्मिंग का ही सेशन कवर अप करेंगे, क्योंकि ऑलरेडी टेक्स्ट बुक पूरा पढ़ाकर कवर अप हो चुका है. सो जल्दी मिलता है नेक्स्ट लेक्चर में. तब तक के लिए थैंक यू सो मच. टेक केयर एंड बाय बाय.